नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेस में। आज हम लोग 15 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एलआईसी हो, डिफेंस हो, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा भी इफॉर्ट मेरा दिख रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे पता है। आप लोग से मुझे ये पता है कि हाँ आप लोग ये ज़रूर करेंगे, तो इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ जितने भी ग्रुप में हैं सारे ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। आज ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लाया गया है तो थोड़ा लॉन्ग सेशन जो है लॉन्ग सेशन हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ना करेंगे और इसको इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर आप लोग देखेंगे, ताकि आप लोग के लिए ये काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएगा और बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना है और बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें बहुत सारे इंक्लूड की हो आते हैं न्यूज़ पे। पुणे रैंक फर्स्ट ऑन हेल्थ इंफ्रा पैरामीटर। पुणे का जो है फर्स्ट रैंक आया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर जो है उसमें फर्स्ट स्थान आया है। किसका आया है? पुणे का आया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पुणे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि कोविड में सबसे ज़्यादा पेशेंट वहीं से मिलते हैं, सबको पता है, तो उसको अच्छा काम करना ही पड़ेगा। तो हेल्थ जिसमें हेल्थ इंफ्रा पैरामीटर जो है इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या है? इसमें है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, क्या है? नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स, एयर वाटर क्वालिटी एंड सैनिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। किसके द्वारा ये किया गया? तो ये रिपोर्ट हाउसिंग कम के द्वारा बोला गया, ये रिपोर्ट बताया गया हाउसिंग कम के द्वारा बताया गया, जिसमें इंक्लूड किसको किसको किया गया है? नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बेड, एयर वाटर क्वालिटी एंड सैनिटाइजेशन, जिसमें पुणे जो है फर्स्ट रैंक है और सबसे खराब जो है सबसे लोएस्ट जो है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर इसमें सिटीज कितना था? 8 ही सिटीज, मेजर जो 8 सिटीज है उसी को इंक्लूड किया गया था, उसी को रखा गया था, जिसमें दिल्ली एनसीआर सबसे खराब है और पुणे जो है वो फर्स्ट रैंक है। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा कि फर्स्ट कौन आया है, लास्ट कौन आया है, उसके बाद कितने सिटी है, ये इसको नहीं पूछेगा। और उसके साथ ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया यही पूछेगा। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया आप लोग को किसके लिए किया गया है? तो स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर का स्टेट में क्या फैसिलिटी है, ये टाइटल दिया गया है। और उसके रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो यूएस बेस्ड न्यूज कर्व और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप फर्म जो है आरई द्वारा। न्यूज कर्व और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप फर्म आरईए द्वारा इसको रिलीज किया गया, जो इंडिया के स्टेट में हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटी है उसको बताने के लिए, जिसमें 8 सिटी को रखा गया, 8 जो मेजर सिटी है उसको रखा गया। तो इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि हाँ कौन फर्स्ट है, लास्ट कौन है और उसके साथ साथ किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो एक बार देख लेते हैं कि किसको किसको किया गया है, 8 किसको किसको रखा गया है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, उसके साथ साथ हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ये सबको और पुणे इसको रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च MIS मॉडल फॉर स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री। क्या है? नेशनल बम्बू जो है नेशनल बम्बू मिशन एक लॉन्च किया है। किस मॉडल को लॉन्च किया है? MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इस मॉडल को लॉन्च किया गया है ताकि मजबूती है, स्ट्रेंथनिंग है डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री में। किस में है? डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री में स्ट्रेंथनिंग है। इसके लिए इसको नेशनल बम्बू मिशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया MIS मॉडल को। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल बम्बू मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया, किस मॉडल को लॉन्च किया गया है? तो MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके साथ किसके लिए? तो अगरबत्ती के इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, इसके लिए
मैन्युफैक्चर किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ये सब जो है इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में आते हैं कि नेशनल बम्बू मिशन जो है इसके डायरेक्टर अभी कौन है। इसके डायरेक्टर जो है तो छवि झा है। कौन है? छवि झा है। छवि झा इसके डायरेक्टर हैं। और ये क्या करता है? तो इट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। ये किसके तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेयर के तहत जो है, फार्म वेलफेयर के तहत ये आता है। नेक्स्ट आते हैं, ये फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक ईयर जो है पर ईयर एवरी ईयर जो है इसको लॉन्च किया, मतलब इसको बताया जाता है, रिपोर्ट को बताया जाता है, रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। किस में रिलीज किया जाता है, ये है क्या है उसको देखेंगे। इंडिया रिसीव कितना बिलियन? तो 83 अप्रॉक्स 83 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस इन 2020 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको बताया गया कि 2020 में इंडिया के रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस कितना है, कितना बिलियन रिसीव किया है? तो अप्रॉक्स 83 बिलियन ये रिसीव किया है, जो कि पिछले कोविड के सिचुएशन की वजह से जो है पिछले वर्ष से कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? पिछले वर्ष से 0.2% जो है 0.2% से डिक्रीज हुआ है। क्योंकि जितने भी दूसरे कंट्री में रहते थे सबसे ज़्यादा, अच्छा वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको रिलीज किया गया, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको रिलीज किया। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है इसमें? 2 प्रकार का होता है जिसमें ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है। एक होता है ये रेमिटेंस होता है इनफ्लो, ये रेमिटेंस जो है इनफ्लो होता है, और दूसरा जो है रेमिटेंस आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। एक इनफ्लो होता है और दूसरा आउटफ्लो होता है। जिसमें आउटफ्लो में जो है, आउटफ्लो मतलब अगर मेरे इंडिया का है, इंडिया के नागरिक लोग कहाँ पे जाके किस कंट्री में ज़्यादा जाके रह रहे हैं उसको आउटफ्लो कहते हैं। इनफ्लो मतलब वहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जाके रह रहे हैं वहाँ से हम लोग अगर पैसा भेजेंगे वो आउटफ्लो हो जाएगा, और हम लोग जाके रहेंगे उसको इनफ्लो हो जाएगा। तो आउटफ्लो में जो है कौन सा कंट्री टॉप पे है? यूएसए में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद यूएई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, जो वहाँ से भेजा जाता है पैसा। हम लोग नागरिक जैसे कि जॉब कर रहे हैं, जॉब की हम लोग को रिक्वायरमेंट है। इंडिया में हम उतना फुलफिल, अगर सपोज करते हैं मैं इंजीनियर ही हूँ, अगर मुझे उतना पैकेज नहीं मिला है तो मैं फिर दूसरे कंट्री में जाने के लिए, अगर दूसरे कंट्री से ऑफर आ रहा है तो उस कंट्री में जाने के लिए ज़्यादा हम प्रीफर होंगे कि हाँ वहाँ से ज़्यादा हम लोग को पैसा मिलेगा। और मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, अपने फैमिली के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो पैसा भेज रही हूँ वही क्या है, वही रेमिटेंस है। क्योंकि मेरी फैमिली तो यहीं पे है, मेरी फैमिली यहाँ से गया नहीं है, तो यहाँ पे जो मैं पैसा भेजूँगी वही रेमिटेंस होता है। तो आउटफ्लो में जो है यूएस टॉप पे है, यूएई टॉप पे है, और सऊदी अरबिया जो है ये टॉप पे है। और इनफ्लो में जो है सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पैसा आता है? तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इस साल अभी या पिछले साल भी यही हुआ था, इंडिया, उसके साथ साथ चाइना, क्योंकि ये कैपिटल भी पूछ देता है कितना आया, तो 83 बिलियन डॉलर जो है इस साल इसका इंडिया के रेमिटेंस रहा है। और थर्ड में जो है मैक्सिको, थर्ड में क्या है? मैक्सिको। तो इंडिया, चाइना और मैक्सिको जो है इनफ्लो में है, जो कि ज़्यादा अपने कंट्री को पैसा भेजते हैं, कहने का ये सेंस है। और इससे इस कंट्री के द्वारा जाता है, हम लोग जाकर वहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण जॉब करते हैं, तो मेरा जो पैकेज है, मेरा सैलरी है, वो अपने फैमिली को भेजेंगे, वहीं ये आउटफ्लो हो गया, जिसमें जाके जिस कंट्री में ज़्यादा लोग जाते हैं और उसके बाद रहते हैं। तो इनफ्लो आउटफ्लो भी समझ गए। उसके साथ साथ ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। और इंडिया का कैपिटल कितना जो भेजा, रेमिटेंस किया, तो ये है लगभग अप्रॉक्स जो है 83 बिलियन डॉलर है। और पिछले साल से कम हुआ, जो कि वहाँ से भागते हुए अपने कंट्री में आ गए कितने सारे, बहुत सारे। पिछले साल यूएसए का बहुत सिचुएशन बदतर था कोविड के सिचुएशन से, तो इस वजह से बहुत सारे यहाँ पे अपने अपने कंट्री में चले गए, जिसके कारण इंडिया में बहुत से, इंडिया के जो पर्सन थे इंडिया में भी बहुत सारे लोग आ गए, जिसके कारण ये 0.2% जो है डिक्रीज हुआ है।
और उसके साथ साथ चाइना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और थर्ड मैक्सिको हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट फॉर इंडिया, एक किस इंस्टीट्यूशन द्वारा या किस बैंक द्वारा जो है या किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कितना दिया गया है और क्या पर्पस से दिया गया है उसको भी देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन और बैंक, उसके बाद लोन अमाउंट और पर्पस, ये दोनों देखेंगे, क्योंकि यही पूछता है कि लोन अमाउंट कितना दिया गया, पर्पस क्या था और किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक के थ्रू दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो रिसेंट में हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यानी कि एनडीबी, जिसको ब्रिक्स बैंक भी हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स बैंक जो है इसके तहत कितना दिया गया है, अभी 646 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है। किस पर्पस से दिया गया, किसको दिया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया। किसको दिया गया है, और ये दो पर्पस से दिया गया है। एक तो आंध्र प्रदेश के रोड एंड ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसके लिए, रोड एंड ब्रिज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा जो दिया गया है उसके कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए। आंध्र प्रदेश जो है मंडल कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसको दिया गया है। कितना मिलियन दिया गया है, तो 646 मिलियन दिया गया है। उसके बाद फिर देखते हैं एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये 100 मिलियन दिया हुआ है। और ये किसके लिए दिया, पर्पस क्या है इसका, तो अपग्रेड करेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सिटी में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है। इसके लिए एडीबी द्वारा कितना मिलियन दिया गया है, रिसेंट का सारे न्यूज़ है, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे और ज़रूर याद कर लेंगे। ये तो याद आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार मैं रिपीट कर देती हूँ, तो आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा, ये मुझे पता है। 100 मिलियन दिया गया। उसके साथ साथ अब एडीबी का एक और देखते हैं। एडीबी का जो दिया गया उसको देख लेंगे। और एडीबी का फिर 10 मिलियन दिया गया है। एक तो 100 मिलियन हो गया जो कि बेंगलुरु के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और एडीबी द्वारा फिर 10 मिलियन दिया गया। किसके लिए दिया गया है, तो लोन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने के लिए 10 मिलियन दिया गया है, एडीबी द्वारा दिया गया है। और एक और देखते हैं एडीबी द्वारा क्या दिया गया, 231 मिलियन दिया गया है। किसके लिए, इनहेंस पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम। तो पावर के लिए 2 दिया गया है। किसके लिए दिया गया, एडीबी द्वारा एक बार 100 मिलियन दिया गया, तो वो बेंगलुरु सिटी को लिए दिया गया। एक पावर के जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए दिया गया। किसके द्वारा, एडीबी द्वारा असम को दिया गया है। तो एडीबी का 3 हो गया। 10 मिलियन दिया गया किसको, हिमाचल प्रदेश को दिया गया। और वर्ल्ड बैंक कितना दिया है, हाल फिलहाल में 105 मिलियन डॉलर दिया है। किसके लिए दिया गया है, तो वेस्ट बंगाल को दिया है, इम्प्रूव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता। यानी वेस्ट बंगाल को दिया गया है किसके लिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और जापान द्वारा भी कितना दिया गया है, तो जापान द्वारा 30 बिलियन दिया गया है। किसके लिए, सपोर्ट कोविड-19 रिलीफ इफोर्ट के लिए। यानी कि कोविड-19 जो है इसके रिलीफ इफोर्ट के लिए कितना बिलियन दिया गया है, तो 30 बिलियन दिया गया है। अप्रॉक्स 2113 करोड़ रुपया। समझ जाइए कि कितना बड़ा अमाउंट है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा कितना दिया गया 646 मिलियन, जो कि आंध्र प्रदेश को दिया गया है। एडीबी द्वारा 3 दिया गया है, किसको 100 मिलियन जो कि बेंगलुरु सिटी के लिए दिया गया है, 10 मिलियन जो कि हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, और 231 मिलियन जो कि असम सिटी को दिया गया है। 2 पावर के लिए, बेंगलुरु और असम में पावर के लिए, और हिमाचल प्रदेश का हॉर्टिकल्चर के लिए। और जापान जो द्वारा कितना दिया गया है, 30 बिलियन दिया गया है, कोविड-19 रिलीफ के लिए दिया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा वेस्ट बंगाल को दिया गया है, इनलैंड वाटर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो इसको भी हम लोग जरूर देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अभी इंडिया जो है एड्स किया है कितना गीगावाट, तो 12.1 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर द्वारा जो है अभी कितना गीगावाट ये क्या है, पावर जनरेशन कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, तो
1। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस इसमें है कि इस साल के लिए इसमें कितना जो कि सोलर पावर सोलर प्रोजेक्ट है, इस सबके माध्यम से जो है इसको इम्प्रूव किया। कहीं पे 200, कहीं पे 100, कहीं 150 ये गीगावाट सोलर पावर लगाया जा रहा है। इसकी वजह से क्या इम्प्रूव किया जा रहा है, पावर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इसमें इस साल का कितना गीगावाट है, तो ये गीगावाट है 12.1 है, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग टू 1.3% जो है इंक्रीज किया है। तो ये इतना डीपली अगर पूछेगा, डीपली एग्जामिनर का खटका तो पूछ देगा कि कितना पिछले साल के अकॉर्डिंग टू इस साल गीगावाट इम्प्रूव हुआ है, तो 1.3% है। अब इसको देखते हैं, काउंसिल ऑन एनर्जी एम्पावरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ वाटर। काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर जो है इसके तहत ही किया गया। उसके साथ साथ है क्या है, इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं अरुणाब गोसोप्रधान। अरुणाब गोसोप्रधान जो है यानी घोष जो है, अरुणाब घोष ये इसके हेड है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानसी कपूर को अभी ज्वाइन किए हैं, क्या चीज में ज्वाइन किए हैं, तो मानसी कपूर ज्वाइन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ICAS, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन में है। अभी इस कमेटी की हेड कर रही है, कौन कर रही है, तो इसकी हेड कर रही है मानसी कपूर, इसके हेड कर रही हैं। जो कि किसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अनाउंसमेंट किया गया कि इसमें जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, तो जनरल सेक्रेटरी जो है मानसी कपूर को बनाया गया है। मानसी कपूर को बनाया, किस में बनाया गया है, तो ICAS यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, इसमें इनको बनाया गया है। अब इसके बारे में आते हैं, तो एक कमेटी भी है, तो कमेटी को भी थोड़ा जो न्यू कमेटी है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो इसके प्रेसिडेंट जो है, इसके प्रेसिडेंट ICAS जो है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो गाय पार्कर है। गाय पार्कर इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। उसके साथ साथ इसका फाउंडेशन कब हुआ था, या फॉर्म में कब हुआ था, तो फॉर्म हुआ था 1985 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कौन सा है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई है, जिसमें इन्हीं में इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। किनको अपॉइंटमेंट किया गया है, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तो मानसी कपूर को बनाया गया है। तो आप लोग का ये टोटल जो है याद हो गया होगा, क्योंकि 2-3 बार रिवाइज करा दी हूँ आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब कमेटी है जो कि 2021 में रिसेंट में आया हुआ है। तो इतना तो आप लोगों को करना बनता है, क्योंकि अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा GA में स्कोर करना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इसको स्किप वगैरह ना करें, डायरेक्ट इसको ज़रूर याद करें। जो मैं बता रही हूँ ज़्यादा नहीं डिटेल्स में बताया, लेकिन फिर भी डिटेल्स में बता रही हूँ कि हाँ आप लोग ज़रूर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी क्वेश्चन पूछेगा, कमेटी का नाम पूछ देगा, उसका पर्पस क्या है और इसका हेड कौन का है, मतलब इसमें हेड अभी कौन है, इसको संभाल कौन रहा है। तो हाल फिलहाल में अभी RBI द्वारा कमेटी लाई गई। किसके द्वारा ये कमेटी लाई गई थी, RBI द्वारा ही कमेटी लाई गई। सुदर्शन सेन, कौन सा सेन की इसके हेड, मतलब सुदर्शन सेन। और कमेटी कौन था, तो ARC इसका कमेटी का नेम था, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके लिए एक कमेटी लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, कि इसके रिव्यू करेगा, रिसोल्यूशन करेगा, ये जो है डेप्ट को रिसोल्यूशन करेगा, जिसमें इसके हेड जो है सुदर्शन सेन कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस यही था कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कंट्री में, उसके रिव्यू करेगा, रिसोल्यूशन करेगा ये बिजनेस मॉडल को। तो इसका पर्पस ये था। और इस कमेटी का नेम का क्या था, नेम था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि सुदर्शन सेन द्वारा किया गया था। मैं तो और डीपली में बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोग जो है उतना देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं उतना डीपली में नहीं जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ आप लोग डीपली में, आपके अकॉर्डिंग टू आपके डीपली में लेकर जाऊँ।
उसके साथ साथ एक और कमेटी आई थी RRA 2.0। RRA मतलब हो जाएगा रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है, इस कमेटी का हेड कौन कर रहा था, जो कि RBI द्वारा ही बनाया गया था। तो इस कमेटी का हेड कर रहे हैं, इस कमेटी का हेड कर रहे हैं एस जानकी रमन। इस कमेटी के हेड कर रहे हैं, जो कि RRA जो है 2.0 इसको मतलब लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये RBI द्वारा इसको लाया गया था, जिसमें कमेटी का एस जानकी रमन इसके हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एकेडमी एडवाइजरी काउंसिल फॉर सुपरवाइजरी कॉलेज। इस कमेटी का हेड कौन कर रहा था, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, एकेडमी एडवाइजरी काउंसिल फॉर सुपरवाइजरी कॉलेज। इस कमेटी का हेड कर रहे हैं NS विश्वनाथन, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। और इस कमेटी को भी RBI द्वारा लाया गया था। इस कमेटी को किसके तहत लाया गया था, RBI द्वारा। और इस कमेटी का नेम क्या था, तो एकेडमी एडवाइजरी काउंसिल फॉर सुपरवाइजरी कॉलेज। और इसको जो है हेड कौन कर रहे हैं, NS विश्वनाथन कर रहे हैं। NS विश्वनाथन का एक और कमेटी आया था, एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बाय RBI द्वारा लाया गया था, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और जो कि उसमें कौन से रेगुलेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 2020 के तहत इसको देखना था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो ये RBI द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, RBI द्वारा ही लाया गया था। और ये 2020 में ही आया था, पिछले साल आया था, जो कि इसको भी हेड कर रहे हैं NS विश्वनाथन द्वारा ही हेड किया जा रहा था। और एक यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कमेटी आया था, और इसको भी RBI द्वारा लाया गया था। उस कमेटी का क्या नाम था, तो पैनल ऑफ इवेल्युएट बैंक एप्लीकेशन। पैनल टू इवेल्युएट बैंक एप्लीकेशन जो है लाया गया था। इस किसके द्वारा लाया गया था, तो RBI द्वारा लाया गया था। और किसके लिए, तो SEAC यानी कि स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, इसके तहत किया गया था, जो कि इसी साल लाया गया। और किसके लिए, तो ये एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सल सॉरी कहाँ पे चला गया, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, NS विश्वनाथन का हो गया, 2 कमेटी इनको हेड कर रहे हैं। और अब उसके बाद फिर एक और लाया था, टास्क फोर्स ऑन रिवर लिंकिंग। टास्क फोर्स ऑन रिवर लिंकिंग के लिए किनको बनाया गया था, कमेटी का हेड कौन कर रहे हैं, तो श्री राम वेदिरे कर रहे हैं। श्री राम वेदिरे इसके हेड कर रहे हैं। और ये भी फरवरी में ही 2021 में लाया गया था। टास्क फोर्स जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हैज अप्रूव्ड द महानदी से जो है गोदावरी को लिंक करने के लिए इस कमेटी को लाया गया था। इस कमेटी का नाम क्या है, टास्क फोर्स रिवर लिंकिंग, जो कि श्री राम वेदिरे को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, पैनल टू वर्क आउट ऑफ CET जो कि पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि अब एग्जाम में CET लाने के लिए ये किया जाएगा, बजट में अनाउंसमेंट कर दिया गया था, जिसमें इसके हेड कौन कर रहे हैं, तो RP तिवारी कर रहे हैं। ऐसा बजट में अनाउंसमेंट कर दिया तो डायरेक्ट तो लाया नहीं, इसके लिए कमेटी बनाया जाएगा कि हाँ क्या किस एग्जाम के लिए कैसा किस पैटर्न पे क्वेश्चन बेसिस पे डालना चाहिए, किस टाइप से आना चाहिए ताकि बच्चे लोग पास हो जाए। इसके लिए कमेटी लाया गया CET एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कराने के लिए। और इस कमेटी का हेड कर रहे हैं RP तिवारी जो है इस कमेटी का हेड कर रहे हैं, जो कि NEP रिलीज करने वाला है, जो कि इसको पिछले साल इसको बोला गया था। फिर उसके बाद डिजिटल एक और आते हैं, डिजिटल लेंडिंग एज फ्रॉड कम इनटू शार्प फोकस है। ये जो है डिजिटल लेंडिंग के लिए जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, इसके लिए कमेटी लाया गया था। इसका हेड कौन कर रहे हैं, किसके लिए, डिजिटल लेंडिंग के लिए जो फ्रॉड केस हो रहा है इसके लिए कमेटी लाया गया। अयांत कुमार दास इसके हेड कर रहे हैं। अयांत कुमार दास जो है हेड कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फिर कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कोविड-19
वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा कमेटी लाया गया था, जिसको कोविड-19 के बारे में मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, किस प्रकार का लाया जाए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाए, अवेयरनेस लाया जाए, इसके लिए कमेटी लाया गया, जिसमें इस कमेटी में जो है 10 मेंबर कमेटी है और इसके हेड कर रहे हैं आर एस शर्मा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में भी ये भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन हो गया कि आर एस शर्मा इसके हेड कर रहे हैं। 10 मेंबर कमेटी है, 10 मेंबर कमेटी है, जिसमें फैमिली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड जिसको बोलते हैं, उसके तहत इसको सीनियर ऑफिसर के लिए ये करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है आरबीआई ग्रांट्स पीपीआई जो है, यानी पीपीआई मतलब क्या हुआ, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इसके लिए ये किया पीपीआई किया, ग्रांट्स दिया किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। कौन सा है, तो ये है आपको ई रूट टेक्नोलॉजी, किसको दिया है पीपीआई, तो ई रूट टेक्नोलॉजी को दिया है। तो बस हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ई रूट टेक्नोलॉजी जो है उसको आरबीआई द्वारा पीपीआई ऑथराइजेशन दे दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑथराइज कर दिया गया है, ऑथराइजेशन दे दिया गया है, आरबीआई द्वारा ग्रांट कर दिया गया है। आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। अभी आरबीआई के हेड कौन है, जो कि गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। क्या है, शक्तिकांत दास है, जो कि 25 के नंबर के हैं। कौन सा है, 25 नंबर के हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, तो अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले जो है टी रविशंकर को बनाया गया, जो कि 4th बीपी कानूनगो को रिप्लेस करके बने। एम राजेश्वर राव जो है, एम राजेश्वर राव हैं। उसके बाद एमडी पत्रा है और एमके जैन है, एमके जैन है। तो ये चारों डिप्टी गवर्नर के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंट में आरबीआई द्वारा क्या क्या लॉन्च किया गया है और किस कमेटी को लाया है, क्या अप्रूवल दिया गया है या किसको सीज किया गया, यानी कि लाइसेंस को रद्द किया गया है, तो सबको भी हम लोग देखेंगे और फास्टली में देखेंगे। आरबीआई द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, क्या अनाउंसमेंट किया गया है, ये भी रिसेंट का ही न्यूज है। टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है कितना करोड़ का रखा गया था फॉर हेल्थ केयर के लिए, तो 50,000 करोड़ रखा गया था। 50,000 करोड़ जो है फॉर हेल्थ केयर के लिए रखा गया था। तो आरबीआई द्वारा टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी कितना हेल्थ केयर के लिए रखा गया था, तो 50,000 करोड़ रखा गया था। आरबीआई द्वारा जो है, आरबीआई द्वारा ही अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर जो है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम यानी कि NGFC जो है उसमें मेंबर बना है। क्या किसको, सेंट्रल बैंक एंड उसमें ज्वाइन किया है, आरबीआई द्वारा ही बताया गया। उसके साथ आरबीआई द्वारा ये भी इम्पोज किया गया है, क्या पेनाल्टी लगाया गया, 3 करोड़ जो है आईसीआईसीआई बैंक पे जस्ट पेनाल्टी लगाया गया था, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए लगाया था। किसके लिए लगाया गया था, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए लगाया गया था। आरबीआई दे कैप्स टेनर जो है प्राइवेट बैंक एमडी एंड सीईओ किनको कितने बनाया गया था, कितने टेनर का किया गया, 15 ईयर के लिए किया गया। तो ये भी सुपर मोस्ट हो जाएगा कि कितने ईयर के लिए किया गया, तो 15 ईयर के लिए किया गया। अभी आरबीआई द्वारा एक लाइसेंस जो है उसको कैंसिल किया गया। कौन सा, कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, तो ये भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसको जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये भाग्योदय फ्रेंड्स जो है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे, किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके साथ साथ और भी आते हैं कि अभी हाल फिलहाल में प्री कोविड डिविडेंड के लिए इसको अलाउ किया हुआ है, 50% कर दिया गया है। और एक और कौन सा है, फिनसर्व जो है उसको भी लाइसेंस रद्द कर दिया। किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। तो उसका कौन सा है, समाधान फिनसर्व। और ये कहाँ क्या है, कहाँ का मतलब बैंक है, तो ये है उड़ीसा का, ये है उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का ये समाधान फिनसर्व है, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि महाराष्ट्र का है, तो क्वेश्चन पूछ देगा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट का है, जो कि हाल फिलहाल में आरबीआई द्वारा इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, तो वो है महाराष्ट्र का। इसी तरह समाधान का भी पूछेगा, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लें। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस ये फ्रीडम फाइटर जो है, फ्रीडम फाइटर अनूप भट्टाचार्य वो अभी पास्ट अवे हो गए।
तो ये फ्रीडम अनूप भट्टाचार्य क्या थे, तो फ्रीडम फाइटर हो गए, जो कि हाल फिलहाल में डेड हो गए। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अभी फोर्थ जो है, फोर्थ इंडिया और स्विस जो है, स्विस फाइनेंस डायलॉग हुआ है, वर्चुअली रूप से हुआ है। क्या हुआ है, वर्चुअली रूप से जो है इंडिया और स्विस डायलॉग जो है, स्विस फाइनेंस जो है वो डायलॉग हुआ है। किस रूप से, वर्चुअली रूप से। अभी तो कोई कंट्री में किसी कंट्री को इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन वर्चुअली रूप से किया जा रहा है, बस फिजिकली रूप से तो जाया नहीं जा रहा है, बस वर्चुअली रूप से किया जा रहा है, जो कि फोर्थ था इंडिया स्विस फाइनेंस डायलॉग। और कौन सा, क्योंकि एडिशन भी पूछ देता है, तो एडिशन कौन था, फोर्थ था, इंडिया स्विस फाइनेंस डायलॉग, जिसमें वर्चुअल रूप से मतलब पार्टिसिपेट किया गया। और किसके तहत ये पार्टिसिपेट किया गया, कौन पार्टिसिपेट किए, तो ये पार्टिसिपेट किए अजय सेठ पार्टिसिपेट किए। अजय सेठ जो कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर है, जो कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर है, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इंडिया स्विस फाइनेंस डायलॉग। और ये एडिशन कौन सा था, तो फोर्थ था। इंडिया यहाँ का कैपिटल और करेंसी देखेंगे स्विस का, तो ये बर्न हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड के बर्न हो जाएगा, वहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, और फ्रैंक जो हो जाएगा करेंसी हो जाएगा, फ्रैंक जो हो जाएगा वहाँ के करेंसी हो जाएगा। और करेंट में है तो उसके प्रेसिडेंट को भी देखेंगे, लेकिन कैपिटल करेंसी की तो ज़रूर ही देख लेंगे। प्रेसिडेंट वगैरह तो अगर यहाँ पे आए रहते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आए नहीं है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, बट करेंट में है तो है, लेकिन उतना हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो गाय परमेलिन जो है, गाय परमेलिन इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट है वहाँ के स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट आते हैं। अब इस समिट के भी बारे में देखेंगे। समिट जो है, समिट के बारे में देखेंगे, कौन सा समिट कहाँ पे हुआ है। टाइम भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, ज़्यादा जाएगा तो आप लोग देखते ही नहीं है, तो फिर उतना लाने का फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग देखेंगे वही लाने का फ़ायदा होता है वीडियो। तो समिट जो है, समिट अभी हाल फिलहाल में कौन पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे किया, वो देखेंगे। अभी यूएन लीडर मीटिंग हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पार्टिसिपेशन किया गया था। पार्टिसिपेशन जो है वो किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और ये वर्चुअली रूप, सारे तो वर्चुअल रूप से ही हो रहा है, तो ये भी वर्चुअल रूप से हुआ था। जो कि ये EU जो है, यूरोपीय यूनियन लीडर्स मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो ये पुर्तगाल में हुआ था। कहाँ पे मीटिंग हुआ था, तो ये पुर्तगाल में मीटिंग हुआ था। एक ट्राइलिटरल, फर्स्ट टाइम जो है ट्राइलिटरल डायलॉग भी हुआ था। कौन कौन सा, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग किस मीटिंग के तहत हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहा के इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट टाइम ट्राइलिटरल डायलॉग किया, जिसमें ये किस मीटिंग के तहत और कहाँ पे हुआ, किस मीटिंग के तहत किया गया, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद और भी होमवर्क मैं आप लोग को दे रही हूँ, ताकि समझ में आए कि आप लोग कितना वीडियो देख रहे हैं। उसके बाओ फोरम जो है, फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021, जो कि साउथ चाइना के जो है बाओ में किया गया था। इसको कहाँ पे किया गया था, साउथ चाइना का, जो कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। और राजनाथ सिंह द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया था, क्या, IAF कमांडर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स कमांडर, इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स, जो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है 2021 में पार्टिसिपेट किए थे। किसके द्वारा, तो राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में है। राजनाथ सिंह के तहत जो है वो क्या संभाल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री। हाँ, ये फिर इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मैं अभी बताऊंगी। आगे है न्यूज, इंडिया चेयर फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है, यानी कि EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है, मीटिंग वर्चुअली रूप में हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। और ये हुआ कौन सा, किसके द्वारा किया गया, तो ये इंडिया द्वारा चेयर किया जा रहा है, इंडिया द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा वर्चुअली रूप से पार्टिसिपेट किया गया था G20 टूरिज्म मिनिस्ट्री, जो कि ये प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो क्या है, टूरिज्म मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और ये वर्चुअली रूप से G20 मीटिंग हुआ था, G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। और G20 मीटिंग जो है 2021 वाला किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था, आप लोग इसको कमेंट करेंगे। 22 वाला जो है, 22 वाला किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा,
वो आप कमेंट करेंगे। 23 वाला किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा वो आप कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, उसके साथ साथ मुझे ये चलेगा पता कि हाँ आप लोग कितना पढ़े। कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो फिर कल मैं तो बताऊँगी। उसके साथ साथ इंडिया और यूके जो अनवील किया था, कितना ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था, जो कि बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप था। 2030 तक का जो है टारगेट रखा गया, 2030 तक का जो है इसको टारगेट रखा है। नेक्स्ट जो 10 ईयर आने वाले हैं उतना ईयर तक एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें 5 पे जो है, 5 पे, ये पाँचों में पढ़ाई हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, ये जो पाँचों किया गया है डायलॉग, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। उसके बाद फिर पीएम मोदी द्वारा जो है, नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी द्वारा लीडरशिप किया गया किसमें, तो समिट ऑन क्लाइमेट में। किसमें, समिट ऑफ क्लाइमेट में जो है इनको पार्टिसिपेट, ये भी वर्चुअली रूप से मीटिंग किया गया। उसके बाद फिर ये रशियन डायलॉग जो है पीएम मोदी, उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। रशियन जो है, रायसीना डायलॉग में जो है, रायसीना डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसको उद्घाटन किया गया था, जो कि रायसीना डायलॉग जो है 6th है। कौन सा है, 6th है। और यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इनवाइट किए थे पीएम नरेंद्र मोदी को, किसके लिए, तो समिट ऑन क्लाइमेट के लिए। किसके लिए, समिट ऑन क्लाइमेट के लिए, जो कि पीएम मोदी द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। निर्मला सीतारमन जो है अटेंड कितना, वर्चुअली रूप से G20 फाइनेंस मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमन जो है वो क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर है, तो इसको भी कोऑपरेट भी है, कोऑपरेट मिनिस्ट्री भी ये संभाल रही है, तो इसमें जो है इसमें पार्टिसिपेशन की। उसके बाद 7th एनुअल समिट जो है नाथेल्थ जो है हुआ था। और उसके बाद 6 जो है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका IBSA जिसको बोलते हैं, ओमन फोरम हेल्ड वर्चुअली रूप से किया गया था, वो 6 था। कौन सा था, 6 था। अब नेक्स्ट आते हैं, तो आप लोग का समिट भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या है, जो भी करेंट का समिट था उसको भी मैं रिवाइज करा दी। उसके साथ साथ और आते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड से जो विनिंग है जर्नलिस्ट, उनका नाम क्या है, होमेन बर्गोहाइन। होमेन बर्गोहाइन जो है वो पास्ट अवे हो गए, जो कि साहित्य अकेडमी से विनिंग है। और अभी आप लोग अगर साहित्य अकेडमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये सब अवार्ड पढ़ना चाहते हैं, व्यास अकेडमी, ये सब जो है ये सब अवार्ड पढ़ना चाहते हैं, सरस्वती अकेडमी, ये सब जो है सरस्वती सम्मान, ये सब अवार्ड अगर पढ़ना चाहते हो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका भी क्लास लेकर आऊँगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जर्नलिस्ट थे, कौन सा, जो कि साहित्य अकेडमी से प्राप्त किए हुए थे, होमेन बर्गोहाइन जो है वो साहित्य अकेडमी थे, बस हो गया। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, जो कि जर्नलिस्ट थे, पास्ट अवे हो गए रिसेंट। अच्छा, इसको तो बता दिया गया, इसको बता दिया गया, तो वर्ल्ड बैंक का बताया गया था रेमिटेंस के बारे में, लेकिन हम शायद मैं ये नहीं बता पाई थी कि वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था। तो उस वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन कब हुआ, 1944 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC है। इसमें अभी हेड कौन है, तो हेड है डेविड मालपास है। और यहाँ के अध्यक्ष जो है, इंडिया के अध्यक्ष कौन है, वो है अतनु दास है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट को मैं इंक्लूड की हूँ, आज मैं लाई हूँ। बस आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और देखें, और लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि PDF को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, आप सबको पता है। नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा कि कितना टाइम लगता होगा। मार्टिन ग्रिफिथ्स अभी UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ बने हैं। इनको न्यू ह्यूमन जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ जो है किनको बनाया गया है, तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ है। यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन ए की एंटोनियो गुटेरेस द्वारा बनाया गया। UN सेक्रेटरी जो है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इनको बनाया गया है। तो किनको बनाया गया है, तो ह्यूमन जो है UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ किनको बनाया गया, तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को बनाया गया है, मार्टिन ग्रिफिथ्स को बनाया गया है। और ये जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, इसके तहत इसको ये किया गया। कितने ईयर के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है 5 ईयर के लिए।
ये 5 ईयर के लिए बनाया गया है। चलिए, तो इसमें यूएन ह्यूमैनिटेरियन चीफ किनको बनाया गया है? तो मार्टिन ग्रिफिन्स को बनाया गया। अब इसके बारे में आते हैं। OCHA यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर जो है, इसका कब फाउंडेशन हुआ था? तो 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। यूएसए के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले साल, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे कि मैनचेस्टर सिटी जो है, मैनचेस्टर सिटी क्राउन 2021 प्रीमियम लीग चैंपियनशिप। प्रीमियम लीग चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा इसको जो जीता गया? तो ये ताज पाना किसके द्वारा ये जीता गया? तो मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया। किसको हराया? किसको हराया है? तो लिसेटर्स को हराया। लिसेटर्स को जो है हराया है। और जीता कौन? लिसेटर्स को हराया, डिफीट किया लिसेटर्स को। और मैनचेस्टर सिटी जीता, जिसमें 4 टाइम्स में जो है 3 टाइम्स मैनचेस्टर सिटी ही जीता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अभी 2020-2021 जो है उसमें प्रीमियम लीग चैंपियनशिप कौन जीता है? तो ये मैनचेस्टर है। किससे, ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से। किससे खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अभी मैंने बताया वो सबमिट हुआ था, जिसमें इंडिया चेयर कर रहा है फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। मीटिंग जो है वर्चुअली रूप से फर्स्ट ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री जो है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या अध्यक्षता कर रहा है? किस में अध्यक्षता कर रहा है? किस मीटिंग वर्चुअली रूप से? तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप को होल्ड कर रहा है, प्रेसिडेंसी है। जिसमें इसमें हेड कौन कर रहे हैं? इसमें हेड कर रहे हैं अपूर्व चंद्र हेड कर रहे हैं, जो कि किसके हैं? सेक्रेटरी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो है सेक्रेटरी है। और इसमें कौन कौन सा कंट्री इंक्लूड है? तो वहीं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। इंडिया जो कि इसको हेड कर रहा है 2021 वाला। नेक्स्ट आते हैं। हार्ले डेविसन जो है लॉन्च किए अभी ऑल इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड, कौन सा? लाइव वायर। अभी हार्ले जो है डेविसन द्वारा किसको लॉन्च किया गया? ऑल इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर जो है, लाइव वायर लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइव वायर किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो हार्ले डेविसन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में देखेंगे, हार्ले डेविसन जो है कि सीईओ, इसके सीईओ कौन है? जोचेन है। इसके सीईओ जोचेन है। और इसकी स्थापना जो है, इसका फाउंडेशन उतना नहीं पूछेगा डीपली, इसलिए इसका फाउंडेशन नहीं बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं। ये भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल मंथ का जो है रिटेल इन्फ्लेशन जो है कितना रहा है? रिटेल इन्फ्लेशन जो है एसएस कितना रहा है अप्रैल में? वो भी प्रेडिक्शन रहता है, वो मतलब वो हम लोग आगे पीछे याद भी कर लेंगे। लेकिन ये किसके तहत? ये मॉस्पी के तहत, ये मॉस्पी के तहत रिलीज किया गया। तो समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। किसमें? तो ये है रिटेल इन्फ्लेशन जो है मेजर्ड किया गया किसके तहत? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। किसमें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जो कि 4.29% है, 4.29% है। और ये मॉस्पी के तहत समझ जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके तहत इसको ये किया गया, रिलीज किया गया। जो कि ये एडजेक्ट बताता है कि एडजेक्ट अप्रैल का जो है रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.29% रहा है, जो कि इसके अभी मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो राव इंद्रजीत सिंह संभाल रहे हैं। मॉस्पी के हेड कौन कर रहे हैं? इसमें मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो इसके हेड है राव इंद्रजीत सिंह, इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। तो
तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा कि मॉस्पी के तहत जो है अभी रिटेल इन्फ्लेशन कितना अप्रैल का रहा है, तो 4.29% रहा है, जो कि IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसमें ग्रोथ रेट कितना रहा, तो इतना इसमें रहा है आपको 22.4% रहा है मार्च में। इसमें कितना मार्च में 22.4% रहा है। अब ये आते हैं AB अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन विनिंग वेटरन जो है कौन सा है, पैडलर जो है चंद्रशेखर, वो पास्ट अवे हो गए। अभी हाल फिलहाल में पैडलर चंद्रशेखर हाल फिलहाल में पास अवे हो गए, जो कि अर्जुन विनिंग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, तो 1982 में दिया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ये हाल फिलहाल में क्या चाहते हैं, तो TTA के अध्यक्ष भी थे, यानी कि तमझांग जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो हाल फिलहाल में ये डेड हो गए और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित थे, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हो गया, जितने भी न्यूज़ थे उसको फुल डिटेल्स में मैं आप लोग को डिस्कस की हूँ ताकि आप लोग को पसंद आए। और आज का लॉन्ग सेशन गया है, तो आप लोग इसको घबराएं नहीं, आप लोग जाके इसको ज़रूर देखें और बिल्कुल स्किप ना करें, और लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा भी मेरा एफर्ट आप लोग को दिख रहा होगा तो, और जितने भी ग्रुप में है सारे ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें।